हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। और काइनेमेटिक्स के अंदर आज हम जो पहला पार्ट शुरू करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म मोशन का। तो हमारा जो पार्ट है इसके अंदर पहला वो है यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये देखना ज़रूरी है कि मोशन क्या होता है। देखो मोशन क्या होता है, मोशन को आप कैसे पता करेंगे कि मोशन है या नहीं है। तो आप अपने डेली लाइफ में देखो, अपने चारों तरफ कार है, बस, ट्रक, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें है, मोशन में। दूसरा एग्जांपल जो आपको पता है, जैसे अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है और एक्सिस पे रोटेट करने के साथ साथ सन को भी रिवॉल्व करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो यहाँ से आप एक बार डायग्रामेटिकली समझना चाहें कि मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है और ए पॉइंट के साथ यहाँ पे ये कोई बी ऑब्जेक्ट है और ए के और बी का जो डिस्टेंस है वो सपोज करो आर है। डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, आर। अब यहाँ से क्या हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास होने का मतलब है आपने स्टार्टिंग किया क्लॉक से, जैसे स्टॉप वॉच आपने लगाया 0 पे फिक्स किया और टाइम जब शुरू हुआ तो आप देख रहे हो कि ए के और बी के बीच की जो ये पोजीशन है आर, अगर ये चेंज होती है, ए और बी के बीच की पोजीशन आर लगातार चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट बी है वो किस में है, मोशन में है। यानी हम मोशन को क्या कह सकते हैं, मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स surrounding with course of the time, with passage of the time भी लिख सकते हैं, with passage of the time। मतलब टाइम पास हो रहा है तो उसके साथ साथ ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रहा है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, मोशन बोलता हूँ। इसके साथ अगर मान लो टाइम पास हो रहा है और ए के और बी की जो ये डिस्टेंस है आर, ये कंटिन्यूसली फिक्स बनी रहती है, ए और बी की डिस्टेंस क्या बनी रहती है, फिक्स बनी रहती है, तो उस केस में मैं क्या बोलता हूँ, उस केस को हम बोलते हैं रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद पासेज ऑफ टाइम। मतलब टाइम पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। और कैसे चेंज नहीं करेगा, एक बात और भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, किसके साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। जैसे ऑब्जेक्ट बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहां देखूं तो ये जो बी ऑब्जेक्ट था, बी ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग कौन था, ए ऑब्जेक्ट था। तो ये जो बी ऑब्जेक्ट है ये ओ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसकी जो आर है ये कंटिन्यूस अगर फिक्स बनी रहती है, तो हम क्या बोलते हैं कि बी ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में कैसे है, मोशन में है, नहीं सॉरी रेस्ट में है। तो यहां से आपको एक बात पता चलती है, हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है, रेस्ट और मोशन, यहां से हम एक बात और लिख सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है, यानी एक ऑब्जेक्ट एक साथ रेस्ट में भी हो सकता है और वो किस में हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। देखो इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, उसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये सड़क है और इसके ऊपर ये कोई आपकी कार है, इसको हमने ऐसे कार कंसीडर कर लिया और ये कार क्या कर रही है, सड़क पे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो कार के अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, ये पैसेंजर हो गए, ये पैसेंजर बैठे हैं। अब आप देखो टाइम आपने स्टार्ट किया, सपोज t इज इक्वल टू 0 से 0 हुआ, फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, टाइम कंटिन्यूस पास हो रहा है। आप देखते हो ये पैसेंजर, सारे जो पैसेंजर हैं कार के अंदर, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पैसेंजर हैं आपस में, ये एक दूसरे के साथ किस में है, रेस्ट में है। कार मूव कर रही है, कार क्या कर रही है, कार इज मूविंग, कार मूव कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये पैसेंजर हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर हम उसी के साथ यहाँ पे एक
पैसेंजर और ले लें, यानी यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई आदमी मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा है रेड वाले पॉइंट के ऊपर, तो वो इन सभी को देख रहा है, वो इन सभी को देख रहा है ऐसे करके, यानी इन सभी को अगर वो देख रहा है तो क्या कर रहा है, कार लगातार जा रही है, तो सभी ये भी इसके साथ अपनी पोजीशन बदल रहा है, ये भी इसके साथ अपनी पोजीशन बदल रहा है, ये भी इसके साथ अपनी पोजीशन बदल रहा है, और ये है ये भी इसके साथ अपनी पोजीशन बदल रहा है। इसका मतलब ये सारे पैसेंजर इस रेड वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। तो इस केस में ये सभी किस में हैं, मोशन में है, यानी एक साथ एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। वो डिपेंड ये करता है कि उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कहां से किया जा रहा है, किस पे डिपेंड करता है। मेन पॉइंट क्या है कि किस पे डिपेंड करता है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस। क्या बोलते हैं, रेफरेंस। और आपको पता है 3 प्रकार की कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं आपकी, जैसे आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और एक क्या होती है, जेड एक्सिस होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1 और z1, x1, y1 और z1 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस a पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है b पॉइंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं, a वाले को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्या है ये, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है फ्रॉम विच, विद विच लिख सकते हैं या फ्रॉम विच, विद विच पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड। तो यहां से आप देखो, कार वाला एग्जांपल लो, अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार के अंदर आ जाता है तो वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, पैसेंजर रेस्ट में आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रेड वाली लाइन कार से बाहर आ जाती है तो सारे के सारे पैसेंजर किसके अंदर आ जाते हैं, मोशन के अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट है या मोशन है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, टू टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप होती है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जिनमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड गुड, जिनमें न्यूटन का पहला लॉ अच्छे से अप्लाई होता है उनको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। न्यूटन के जो लॉ हैं ये आगे एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और जो सेकंड होते हैं उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं इनमें जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड गुड, यानी न्यूटन का जो पहला लॉ है वो जिनमें ओबे नहीं होता उनको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होते हैं, इनमें कुछ सुडो फोर्स लगता है। ये आगे हमारे पास एक चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम ज़्यादा डिटेल से। फिलहाल हम इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन सुन लें बस। आगे ज़्यादा डिटेल हम अगली यूनिट जो हमारी यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन, वहाँ डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है, ये हो गए। अब देखो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा जो मोशन 3 टाइप से हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या कर सकते हैं, 3 टाइप से मोशन दे सकते हैं। पहला जो मोशन है उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हुआ, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 होती हैं आपके पास, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड होती है। अगर इन तीनों में से एक्स वाई और जेड में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज होती है, आइदर एक्स, आइदर वाई
और आइदर जेड, कोई भी एक चेंज होती है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन है वो कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन है। तो वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज, आउट ऑफ 3 ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज, बाकी 2 कांस्टेंट रहते हैं। तो इसका मतलब हो गया, सपोज करो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे x बराबर 0 है, y बराबर भी 0 है और z बराबर भी कितना है 0, आपको पता है। इसकी जो ये हैं y और z लगातार 0 0 बनी रहती हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं आता। और ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाता है टाइम t इज इक्वल टू मान लीजिए t1 के अंदर, फिर यहाँ आ जाता है, यहाँ पे टाइम t2 हो गया, फिर यहाँ के t3 हो गया। इस पोजीशन को मैं x1 बोल दूँ, यहाँ x2 बोल दूँ, या x3 बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि सिर्फ क्या हो रहा है, t1 टाइम में वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, t2 टाइम में वो x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, t3 टाइम में वो x3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बाकी 2 कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। और ये जो वन डायमेंशनल मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। देखो एक सीधी लाइन में चल रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है वो आपको बेसिक मैथ के जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर बताया गया था, स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होती है। अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन को दबा के फिर से देख सकते हो। अगर इस वन डायमेंशन मोशन के आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेन। ट्रेन देखो, आपको पता ट्रेन हमेशा एक ऐसी स्ट्रेट लाइन में चलती है, लगातार ट्रेन ऐसे चलती है। जब ट्रेन ऐसे चलती है तो ट्रेन में ना तो ये इस प्रकार का कोई मोशन नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ठीक है, तो ये ट्रेन का एग्जाम्पल हो गया, एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रेन हमेशा चलती है। तो ट्रेन का एग्जाम्पल है वो वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। जो दूसरी टाइप का मोशन है इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं आपकी एक्स वाई और जेड, उन 3 में से केवल 2 कोऑर्डिनेट चेंज होगी। इसमें क्या होगा, ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज, केवल 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल लूं तो टू डायमेंशनल का एग्जांपल आप ऐसे बना सकते हो कि एक्स वाई और जेड वाला ही ले लेते हैं हम। कोऑर्डिनेट तो 3 है ना आपके पास, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे उसकी पोजीशन थी x1 और y1, और यहाँ से ये मूव करके यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे पोजीशन होगी x2 एंड y2। मतलब इसका यहाँ पे ये x1 था और ये y1 था। यहाँ पे ये हो गया x1, ये हो गया x2, यहाँ पे ये y1 हो गया और ये कौन हो गया, इसको बोल देता हूँ y2, ये y2 हो गया। यानी इस प्रकार से x और y 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान दोगे ये जो z कोऑर्डिनेट है ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल मोशन का। और टू डायमेंशनल मोशन का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो, उसमें पहला एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो कि कोई भी इंसेक्ट है वो क्राउलिंग करता है, क्राउलिंग ऑन ग्लोब। अर्थ के ऊपर कोई इंसेक्ट चल रहा है। या दूसरा एग्जाम्पल है कि स्नेक है। स्नेक देखो कैसे चलता है, आपको पता स्नेक ऐसे करके चलता है, ऐसे करके स्नेक आगे की तरफ मूव करता है। तो स्नेक जब ऐसे करके आगे की तरफ मूव करता है तो जब आगे मूव करता है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इधर मूव कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यानी ये ऊपर की तरफ गया तो वाई चेंज कर रहा था, और ऊपर की तरफ जाने के साथ साथ वो आगे भी मूव कर रहा था। यानी वो देखो आगे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा था। तो 2 कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं, एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार का जो मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। और तीसरा जो हमारे पास बचता है नंबर 3, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। इसको 3D भी बोलते हैं। तो 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, आपकी जो 3 के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और जेड,
ऑल आर चेंजिंग, तीनों के तीनों चेंज होंगे विद टाइम। टाइम पास होने के साथ साथ एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें तो हम बोलेंगे फ्लाइंग ऑफ काइट, फ्लाइंग ऑफ काइट ऑन ए विंडी डे। विंडी डे वाले दिन आप काइट को फ्लाइट करते हो तो काइट इस प्रकार से हाइट भी पकड़ता है और फिर इस प्रकार से अप डाउन भी करता है, वो ऐसे भी मूव करता है, यानी हाइट भी पकड़ेगा, हाइट पकड़ेगा तो वाई चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज करेगा तो एक्स चेंज कर रहा है, और अप डाउन कर रहा है तो कौन, जेड चेंज हो रहा है। तो उसके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं। इनके बारे में पढ़ लिया, तो फिर अब हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में, थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। और मैकेनिक्स जो है ना, ध्यान रखो, मैकेनिक्स जो होती है वो फिजिकल साइंस का, फिजिकल साइंस जिसको आप फिजिक्स कहते हो, उसका ओल्डेस्ट ब्रांच है, ओल्डेस्ट ब्रांच है। मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की जो ओल्डेस्ट ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। और मैकेनिक्स डील करता है, किसको डील करता है, डील्स विद ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, यानी ऑब्जेक्ट को मोशन में डील करता है। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स को मोशन में डील करेगा, उसको मैकेनिक्स बोलेंगे। तो मैकेनिक्स समझाने के लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो टर्म हमने समझाई आपको। अब आप देखिए, मैकेनिक्स जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स से डिवाइड किया गया है। पहली जो मैकेनिक्स की ब्रांच है उसको स्टैटिक्स कहा गया है, स्टैटिक्स। और ये ऑब्जर्व करता है या डील करता है, किसको डील करता है, डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट। अब आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले तो आप मोशन को बोल रहे थे कि मैकेनिक्स किसको मोशन करता है, मैकेनिक्स किसको डील करता है, मोशन को डील करता है, और यहाँ बोल रहे हो कि रेस्ट में स्टडी करता है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पे रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है उसका, लेकिन वो फोर्स कैसा है, इक्विलिब्रियम फोर्स है, स्टैटिक। यहाँ पे आप ध्यान करके और नोट कर लो इस बात को कि स्टैटिक्स जो है ना वो डील्स विद इक्विलिब्रियम फोर्स, इक्विलिब्रियम फोर्स। अब कहोगे इक्विलिब्रियम फोर्स क्या आ गई भाई, ये नई बला क्या आ गई, तो ये कोई नई बला नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब समझो आप, देखो सपोज करो यहाँ पे कोई स्टोन रखा हुआ है और इस स्टोन को आप इधर से 1 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हो राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी आपने क्या किया, लेफ्ट साइड में भी 1 न्यूटन का फोर्स ही लगाया। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो स्टोन है इसके अंदर कोई मोशन होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आप कहोगे भाई इतनी पावर इधर लग रही है, इतनी इधर लग रही है, इसलिए इसमें किसी प्रकार कोई मोशन नहीं होगा, तो इस किस में रहेगा, ये रेस्ट में होगा, ठीक है ना। अब बताओ ये रेस्ट में क्यों हुआ, क्योंकि 1 न्यूटन का फोर्स तो राइट साइड में लग रहा है और 1 न्यूटन का फोर्स ही किस में लग रहा है, लेफ्ट साइड में। तो दोनों के दोनों फोर्स कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसीलिए किस में है, ये रेस्ट में है। तो इस प्रकार की सिचुएशन को जो भी फिजिक्स की ब्रांच स्टडी करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। दूसरी जो ब्रांच है हमारे पास वो है काइनेमेटिक्स। उसका नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसका मतलब है मोशन। काइनेमेटिक्स जिस शब्द से लिया गया है उस शब्द का नाम है किनेमा। काइनेमेटिक किससे लिया गया है, काइनेमेटिक एक ग्रीक वर्ड है, KINEMA, किनेमा। किनेमा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है किनेमा, और किनेमा का मतलब होता है मोशन। किनेमा का मतलब क्या होता है, मोशन। इसका मतलब काइनेमेटिक का मतलब क्या होगा, मोशन। तो काइनेमेटिक किसको डील करता है, ये फिजिक्स का ब्रांच है जो डील करता है, हम लिख देंगे इट डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। लेकिन यहां पे एक खास बात है, मोशन है, वो खास बात क्या है, विदाउट
टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स कॉजिंग मोशन। इस बात पे आपको ध्यान देना है कि ये क्या करता है, ये उन फैक्टर्स को विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट और द फैक्टर्स कॉजिंग मोशन, मोशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनसे इसको कोई मतलब नहीं है, उनसे इसको कोई मतलब, इसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मोशन हुआ। उसको जो डील करता है उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और इसमें मेनली हम जो स्टडी करते हैं वो लिखते हैं कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मोशन क्या है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो टाइम है, टाइम, ये कुछ टर्म है ना, ये इस काइनेमेटिक्स में सेंस रखती हैं, यानी इनकी इंपॉर्टेंस है। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इनकी इसके अंदर सेंस है। तो उसको जो डील कर रहा है, यानी मोशन को डील कर रहा है, बट उसके अंदर वो किसको अकाउंट में नहीं ले रहा है, फैक्टर्स को अकाउंट में नहीं ले रहा है, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और तीसरी जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। और देखो डायनेमिक्स का मतलब चलता होता है, जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा होता है। अगर हम देखें इसका ओरिजिन शब्द क्या है, तो जो डायनामिक है वो ग्रीक जो लैंग्वेज है ना, ग्रीक लैंग्वेज, उसका एक वर्ड है जिसको बोलते हैं डायनेमिक्स, DYNAMIS, डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स जो शब्द है उससे लिया गया है, और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, पावर होता है। और पावर जहां भी आती है वहां पे जिक्र होता है फोर्स का। पावर जहां भी आती है वहां पे जिक्र किसका होता है, फोर्स का होता है। इसका मतलब जो डायनेमिक्स है वो मेनली डील करेगा फोर्स को। किसको डील करेगा, फोर्स को। और डायनेमिक्स में जो न्यूटन है, डायनेमिक्स में जो मेन रोल था वो किसका था, न्यूटन ने मेन रोल अप्लाई किया था, मेन रोल प्ले किया था। डायनेमिक्स में जो मेन रोल प्ले किया था वो न्यूटन ने किया था। उसमें न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। आपको याद भी होंगे, क्लास 9th में पढ़े थे। और आगे हमारे पास लॉज ऑफ मोशन आने वाला है, हम इनको फिर से स्टडी करने वाले हैं। तो हम यहाँ से अब देख लेते हैं कि डायनेमिक्स क्या होता है। तो डायनेमिक्स जो होता है ये डील करता है, डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स in motion, deals with the objects in motion, taking into account the factors causing motion। यानी यहां पे खास बात क्या है, डायनामिक्स उन फैक्टर्स को गौर करता है, उन फैक्टर्स पे ध्यान देता है जो फैक्टर्स क्या करवाते हैं, मोशन करवाते हैं। यही मेन डिफरेंस है काइनेमेटिक्स में और डायनामिक्स में। डायनामिक्स फैक्टर्स को टेकिंग इनटू अकाउंट करता है, डायनामिक्स उनके ऊपर ध्यान देता है, काइनेमेटिक्स उन पे कोई ध्यान नहीं देता। तो ये आपके पास मैकेनिक्स की कुछ ब्रांचेज हो गई।